Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss a new topic: stress versus strain curve for mild steel. माइल्ड स्टील का केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर्व होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हम ड्रॉ क्यों करते हैं। कोई भी एक स्ट्रक्चर में बहुत सारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। जैसे एक बिल्डिंग में बीम, कॉलम, फुटिंग्स, ये सब होता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसमें बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो उस मटेरियल के ऊपर लोड आता है और लोड आने के कारण उसमें इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है। और जैसे ही स्ट्रेस जनरेट होता है तो कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेन भी आ जाता है। तो इस केस में उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए, मतलब उस मटेरियल को अच्छे से स्टडी करने के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व हम प्लॉट कैसे करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक सवाल आ जाएगा कि जनरली हम सिविल इंजीनियर में देखते हैं मैक्सिमम चीज़ हम ना माइल्ड स्टील के केस में ही कंसिडर करते हैं। माइल्ड स्टील के केस में ही हम लोग ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि माइल्ड स्टील को हम स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। माइल्ड स्टील को हम स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। मैक्सिमम जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो माइल्ड स्टील से ही बना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हम प्लॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक मशीन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यूटीएम मशीन। ठीक है, यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस मशीन में हम एक टेस्ट करते हैं जिस टेस्ट को हम बोलते हैं टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट इस यूटीएम मशीन में एक ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पर जो हमारा टेस्ट सैंपल है, मान लीजिए हम सैंपल के लिए एक एमएस रॉड लिए, माइल्ड स्टील रॉड हम लेके आए हैं। ठीक है, ये क्या है? ये माइल्ड स्टील रॉड है, एमएस रॉड। ओके, इस रॉड के ऊपर हम टेंशन टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा टेस्ट सैंपल है। तो इस टेस्ट सैंपल को हम यूटीएम मशीन का जो अरेंजमेंट है उसमें रख देंगे। ये है हमारा टेस्ट सैंपल, ये रेड कलर का। ठीक है, ये हमारा टेस्ट सैंपल है। अब देखिए आप कि इसमें ऊपर में देखिए ये पोर्शन में इसको ग्रीप करके रखा हुआ है और नीचे में भी इसको ग्रीप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पोर्शन में इनका जो एक्चुअल लेंथ है टोटल, ये हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो है कैपिटल एल। ठीक है, क्या एल है उसका? इसका टोटल लेंथ क्या है? एल, कैपिटल एल। ओके, और इसके जो देखिए ग्रीप पोर्शन को छोड़ देंगे अगर आप, ये ग्रीप पोर्शन है, ये नीचे और ऊपर, ये देखिए नीचे इतना पोर्शन ग्रीप में रखा हुआ है और ये भी ग्रीप में है, मशीन का ग्रिप में है। ठीक है, तो इसको अगर छोड़ देंगे आप तो अंदर का बीच बीच में जो इसका लेंथ होगा वो है गेज लेंथ। ठीक है, तो गेज लेंथ को हम एल नॉट मानते हैं। ठीक है, और ऊपर में जो जिस पोर्शन जितना हम गेज ग्रिप में रखते हैं उसको एल, और ऊपर और नीचे भी एल मानते हैं। तो हमारा टोटल रॉड का जो लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ माइल्ड स्टील रॉड हो जाएगा ग्रिप लेंथ प्लस गेज लेंथ। ओके, तो ग्रिप लेंथ कितना होगा? ऊपर में छोटा, ऊपर में एल, स्मॉल एल, ऊपर में स्मॉल एल और नीचे में स्मॉल एल, तो 2L। और गेज लेंथ कितना होगा? ये गेज लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गेज लेंथ हो जाएगा एल नॉट। ओके, तो एल नॉट हो जाएगा हमारा गेज लेंथ। तो टोटल जो लेंथ होगा इसका ये कैपिटल एल होगा। कैपिटल एल इक्वल टू 2L प्लस एल नॉट हो जाएगा। अभी सवाल आएगा
कि ए एल नॉट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एल नॉट निकलने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है पहले से जो हमको पता होता है। ओके, एल नॉट इक्वल टू 5.65 ए नॉट टू द पावर हाफ। एल नॉट इक्वल टू 5.65 ए नॉट टू द पावर हाफ। तो आपको ए नॉट का भी वैल्यू पहले से पता होना चाहिए। ए नॉट का मतलब क्या होता है? ए नॉट का मतलब होता है ये जो हमारा माइल्ड स्टील का जो रॉड है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा ए नॉट। ओके, इनिशियली जब हम सैंपल को रखेंगे। अभी आपको ए नॉट का वैल्यू पता है तो आप एल नॉट का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ड्रॉ करते हैं वो यूटीएम मशीन में ड्रॉ करते हैं। यूटीएम मशीन में हम टेंशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और यूटीएम मशीन जो ये होता है ये कंप्यूटराइज्ड होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर ये पूरा सेटअप लगा हुआ होता है, ये मान लीजिए ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पर हमारे ये टेस्ट सैंपल लगा रहेगा, और नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर टेस्ट सैंपल ग्रिप लगा हुआ रहेगा। और इसमें से वो जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें ग्रेजुअली इसको ऊपर खींचा जाएगा, ग्रेजुअली इसको लोड देके ऊपर खींचा जाएगा, और ये नीचे इसका फिक्स रहेगा। तो नीचे वाला पोर्शन जब फिक्स रहेगा और ऊपर में जब खींचेंगे तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? यहाँ पर टेंशन जनरेट होगा। ओके, तो ये टेंशन के कारण ये क्या होगा, ये जो इसका एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है हमारा सैंपल का, वो कम से कम होते जाएगा, मतलब छोटा होते जाएगा कम से कम। ओके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, पहले मान लीजिए ये ऐसा था और नीचे वाले को आप फिक्स रख रहे हो, ठीक है, और ऊपर से आप इसको लोड लगा रहे हो, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। बीच वाला पोर्शन छोटा होते जाएगा, बीच वाला पोर्शन छोटा होते जाएगा। इसके बाद देखना एक टाइम आके एकदम ऐसा होते जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा एकदम ऐसा होते जाएगा और जाके लास्ट में फेलियर कर जाएगा। और ये फेलियर जनरली काप एंड कोन फेलियर होता है, ये ऐसा टाइप का फेलियर होगा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं काप और इसको हम बोलते हैं कोन। तो ये फेलियर को हम बोलते हैं काप एंड कोन फेलियर, ठीक है। ये यूटीएम मशीन जो होता है इसमें ऑलरेडी कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर में ऑलरेडी स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते रहता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते रहता है, ठीक है। अभी मैनुअली हम बता दूं कि कैसे कैलकुलेट होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर हमको पता है कि स्ट्रेस का वैल्यू, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए नॉट। ओके, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, पी मतलब क्या, पी मतलब जो अप्लाइड लोड होता है, लोड अप्लाइड जो होता है, ठीक है, वो पी हो गया। ए नॉट मतलब इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनिशियली जब शुरू में हम लोग टेस्ट सैंपल रखे थे यहाँ पर मशीन में, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था, ठीक है, तो हमको पता था ए नॉट हमको पहले से पता था। और जो लोड हम दे रहे हैं इसके ऊपर में अप्लाई हो रहा है, ये ऑलरेडी मशीन में, यूटीएम मशीन में एक कंप्यूटर स्क्रीन होगा, डायल गेज होगा, ठीक है, वो वहाँ पर हमको पता चल जाता है, ठीक है, कि कितना लोड अप्लाई हो रहा है और कितना हमारा स्ट्रेस वैल्यू आ रहा है, वो भी कैलकुलेट होते जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस का ऑलरेडी फार्मूला हमको पता है कि सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए नॉट। तो इसमें हम स्ट्रेस का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेन का मतलब क्या है। स्ट्रेन का मतलब होता है एप्साइलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। एप्साइलॉन से एक्चुअली स्ट्रेन को डिनोट किया जाता है, जैसे स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। डेल्टा एल और एल क्या है, डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ओके, बाई ओरिजिनल लेंथ। तो हमको जैसे जैसे हम इस मशीन में
इसको लगाए हैं और ऊपर इसको खींचे जा रहे हैं, इसका लेंथ बढ़ रहा है, साथ में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो घटते जा रहा है। लेंथ कितना चेंज हो रहा है और पहले इसका ओरिजिनली क्या लेंथ था, दोनों हमको पता है, तो मशीन में ऑलरेडी स्ट्रेन का वैल्यू भी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू जैसे जैसे कैलकुलेट होते जा रहा है वो एक ग्राफ में प्लॉट होते जा रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो मशीन में कैलकुलेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली प्लॉट भी हो रहा है मशीन में। माइल्ड स्टील के केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है वो ऐसे दिखता है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। देखिए ये जो हमारा एक्सिस है इसको हम बोलते हैं, इधर वाले एक्सिस में इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ऐसे वर्टिकल एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस को रखते हैं और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेन को रखते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो ओ पॉइंट है ये ओरिजिन है इस ग्राफ का। अभी जैसे जैसे हमारा यूटीएम मशीन में लोड अप्लाई हो रहा है, वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन होते जा रहा है। तो ये पूरा चीज़ इस ग्राफ में हम देखते जाएंगे। जैसे जैसे लोड अप्लाई हो रहा है उसे वैसे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, स्ट्रेन भी उसी हिसाब से होते जा रहा है। तो देखिए यहाँ तक ए पॉइंट तक एकदम जाके हम क्या देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वैल्यू है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। इस पॉइंट को, ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होता है। सो ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ओ से लेके ए तक ये पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में बढ़ते जाता है। ठीक है, दोनों एक प्रोपोर्शन में बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन इक्वल टू एक कांस्टेंट हो जाता है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ से हमारा इलोंगेशन का फार्मूला भी आ जाता है। जैसे स्ट्रेस का मतलब क्या? स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू ई। ओके, अब फर्दर हम देखेंगे सिग्मा इक्वल टू क्या? सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए नॉट। पी बाई ए हम यहाँ पर जनरलाइज करके ले रहे हैं। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। ओके, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू ई। ओके, यहाँ हम देखेंगे तो P बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल इक्वल टू ई। ओके, पी एल डेल्टा एल ई ए ई डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए ई। ये जो डेल्टा एल है इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। ओके, इलोंगेशन इक्वल टू पी एल बाई ए ई होता है। ये हमको याद रखना पड़ता है। इस फार्मूला से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम ए से लेके कर्व ऐसे चलता रहता है बी तक। ठीक है, यहाँ पर बी में जाके हम देखते हैं कि ये अब लिमिट को, मतलब जो प्रोपोर्शनल लिमिट है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब हुक्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ये धीरे धीरे ये बी पॉइंट में आने के बाद अगर हम इसको लोडिंग को छोड़ देंगे, मतलब अनलोडिंग कर देंगे, लोड जो आ रहा है इसके ऊपर जो हम टेंशन दे रहे हैं उसको हम अगर छोड़ देंगे तो ये वापस बी से ए की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर हम लोड को रिमूव कर दे
तो वो पहले का स्थिति में आ जाता है। तो इस पॉइंट को हम इसलिए बोलते हैं, बी पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ओके, ओ बी को इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। उसके बाद देखिए सी पॉइंट में आ जाते हैं हम। सी पॉइंट को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ये सी पॉइंट को हम बोल देते हैं, सी पॉइंट को अपर यील्ड पॉइंट। और ये डी पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, मतलब ये कभी भी नीचे गिर जाता है। इसको हम कभी भी यील्ड स्ट्रेस के कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। यील्ड स्ट्रेस के कैलकुलेशन में हमेशा हम लोअर यील्ड पॉइंट को ही लेते हैं। ओके, इसके बाद देखिए डी से लेकर ई तक ये जो फ्लैट टाइप का एक जो जगह है, इसको हम बोलते हैं यील्ड प्लेटू। ओके, और इसको हम प्लास्टिक रीजन भी बोल सकते हैं। मतलब इलास्टिसिटी खत्म हो गया है, अब प्लास्टिसिटी इसमें आ गया है। प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिसके कारण वो पहले का स्थिति में आ नहीं सकता है। सो डी ई को हम बोलेंगे यील्ड प्लेटू या तो प्लास्टिक रीजन। ओके, ई के बाद ये जो एफ है ऊपर में, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, आप देखेंगे ना, तो ये जो एफ है ये सबसे ऊपर का पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। ओके, एफ को हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। उसके बाद देखिए जो जी है, यहाँ पर आके मटेरियल ब्रेक कर जाता है या तो फ्रैक्चर कर जाता है, तो इसको ब्रेकिंग पॉइंट या तो फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम दो चीज़ देखेंगे यहाँ पर, एफ वाई क्या होता है, एफ यू क्या होता है। एफ वाई से हम डिनोट करते हैं यील्ड स्ट्रेस को। ठीक है, किसको यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे? कोई भी मटेरियल को अगर हम लोड दे रहे हैं तो अपना यील्डिंग चालू करता है। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है कोई भी मटेरियल अगर उसका इलोंगेशन चालू होता है, मतलब उस पॉइंट से अगर हम अनलोडिंग भी कर दे तो वो अपना पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो जैसे ही उसका इलोंगेशन चालू हो जाता है, उसके बाद हमको एक पॉइंट मिलता है, इनको हम बोलते हैं सी पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कंस्टेंट हमको जो एक यील्ड पॉइंट मिलता है जो चेंज होने वाला नहीं है, उसको हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। तो इस लोअर यील्ड पॉइंट में हमको जो स्ट्रेस का वैल्यू मिलता है लोअर यील्ड पॉइंट में हमको जो स्ट्रेस का वैल्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं एफ वाई, यील्ड स्ट्रेस। कोई भी मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस हम बोलते हैं इसको। उसके बाद एफ को हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। ओके, और अल्टीमेट पॉइंट में स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है, इस स्ट्रेस का वैल्यू को हम बोलते हैं एफ यू, दैट इज अल्टीमेट stress. Okay, so that's all for this video. Thank you.